यूपीएससी मेंस हिस्ट्री में ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के सेशन में हम चौथा टॉपिक कवर करेंगे, दैट विल बी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सिंस ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसमें कई सारे मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं। वैसे हर टॉपिक में हम कुछ सब टॉपिक्स उठाते हैं और फिर उन्हें डिस्कस करते हैं। लेट्स सी टॉपिक 4 में कितने सब टॉपिक्स हैं। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडिया में एक इच्छा जागृत हुई कि नहीं यहाँ पर भी सुधार होना चाहिए। दूसरा सब टॉपिक है कि वुमेन की पोजीशन के बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया गया, कैसे इस लड़ाई को लड़ा गया। तीसरा होगा कि कास्ट बेस्ड जो एक्सप्लॉयटेशन है वो किस प्रकार से इंडिया में प्रोमिनेंट रहा और ये समस्या इसको फाइट करने के लिए किस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ा। इसके पहले यहाँ पर हम एक चीज और ऐड कर लेंगे, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने वुमेन की कंडीशंस के बेटरमेंट के लिए काम किया। तो ये टॉपिक हम इसी के साथ कवर करेंगे। तो इतना तो आज हम कवर कर लेंगे। स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, राजा राममोहन रॉय और उनके ब्रह्मो समाज ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी विवियन डेरेजियो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सोशल रिफॉर्मर के तौर पे उनका कंट्रीब्यूशन, सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण मूवमेंट और स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार से मिशन के माध्यम से मिशन मोड में ये सारा काम सोशल रिफॉर्म का काम किया, दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट और इन सभी रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या महत्व रहा। इन सभी चीजों को हम एक एक करके कवर करेंगे। यहाँ पर जो हम बिगिनिंग करेंगे दैट विल बी विद द फैक्टर गिविंग राइज टू द डिजायर ऑफ रिफॉर्म। पहला ऐसे कौन से फैक्टर्स है, तो स्टार्ट करते हैं सब टॉपिक 1 के साथ, फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिजायर फॉर रिफॉर्म। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए 19th सेंचुरी का मतलब ये होगा कि 1800 के बाद का समय, ठीक है। इंडिया में एक नया विजन क्रिएट हुआ क्योंकि एक एजुकेटेड सेक्शन इंडिया में इवॉल्व हो गया था। इंडियन सोसाइटी में वो चीजों को समझने लगा था। वो चाहते थे कि इंडिया में अब कुछ बदलाव आए और कई सारी ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित होती हैं जिसने भविष्य के भारत की रूपरेखा को निर्धारित किया। कोर्स ऑफ पिक्चर क्या रहेगी इंडिया की वो आने वाले कुछ डिकेड्स में धीमे धीमे डिसाइड होता चला गया। फैक्टर्स की बात करें तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा ब्रिटिश रूल। इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा ब्रिटिश रूल। पूर्ण रूप से यह कह देना कि ब्रिटिश रूल की वजह से ही इंडिया में रिफॉर्म हुई, ये गलत है। ब्रिटिश रूल की प्रेजेंस की वजह से इंडिया में रिफॉर्म हुए, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। वो यहां थे इस वजह से रिफॉर्म हुए, उन्होंने रिफॉर्म किए या उनकी वजह से रिफॉर्म हुए, दैट विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उनकी प्रेजेंस उसकी वजह से रिफॉर्म्स होते हैं। अब उनकी प्रेजेंस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, इसको भी समझते हैं। एक कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में आके बैठ गई इंडियन सॉइल में, इसने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल प्ले किया लेकिन डिस्क्रिप्टिव था। मतलब काफी ज्यादा रिसर्चेस होती हैं इस पे कि आखिर उनका क्या रोल था इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने को लेकर, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे इस दिशा में, क्या वो सोल रीजन थे कि इंडिया में रिफॉर्म हुए। काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा इसका समझने के लिए, बट ये तो बिल्कुल आप क्लियर रहिएगा कि दे वर नॉट द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से रिफॉर्म हो गया। उनकी प्रेजेंस ने यहाँ रिफॉर्म का माहौल तैयार किया। जो ब्रिटिश रूल का इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पर था वो काफी डिफरेंट था जो इसके पहले किसी भी फॉरेन पावर के इंडिया में आने के वक्त होता था। जैसे अगर आप कंपैरिजन करें प्रीवियस इन्वेडर्स के साथ, चाहे वो सल्तनत के शासक रहे हों या फिर मुगल्स रहे हों या फिर अदर कोई अगर फॉरेन इन्वेडर इंडिया में आया सेटल डाउन हुआ, तो उनकी तुलना में अगर आप ब्रिटिशर्स की तुलना करेंगे फाइंड आउट कि वो जो लोग भी आए जो इंडिया की सीमाओं के भीतर यहाँ पर सेटल डाउन होते हैं, या तो वो इंडिया के सुपीरियर कल्चर में एब्जॉर्ब हो गए क्योंकि इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज थी वो हिस्टोरिकली काफी रिच रही है। तो जो भी फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पर आते थे वो इंडिया के सुपीरियर कल्चर में खुद को फिट कर लेते थे, या तो फिर वो यहाँ की जो जमीन है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल जुड़ जाते थे, जुड़कर उसे खुद का हिस्सा बना लेते थे, खुद उसका हिस्सा बन जाते थे। सल्तनत के शासक यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए, वो यहाँ आए यहीं बस गए। मुगल्स भी आए वो यहीं पर बस गए, उन्होंने यहाँ के लोगों को अपने साम्राज्य का हिस्सा मानते हुए उनके ऊपर जो भी उन्हें सुटेबल वे लगा उसी तरीके से रूल किया। लेकिन ब्रिटिशर्स इससे डिफरेंट थे, उन्होंने कभी भी अ फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे कुछ रूलर्स रहे सल्तनत में भी और मुगलों में भी जिन्होंने एक डिफरेंट कल्चर को, रिलीजन को इंपोज करने का प्रयास किया, बाकी लोगों ने मोर लेस यहाँ के कल्चर के साथ सिनर्जी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ब्रिटिशर्स वर ऑल टुगेदर डिफरेंट। हाउ दे वर डिफरेंट? वो डिफरेंट इस तरीके से थे बिकॉज जब वो इंडिया में आते हैं तो इंडियन सोसाइटी कंपैरेटिवली स्टैग्नेंट थी, स्टैटिक थी। यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं हो रहे थे। एक बहुत ही पुराना कल्चरल और रिलीजियस सेटअप हमारे पास था जिस पे हम वर्क कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ा रहे थे। चाहे वो इस्लामिक कल्चर इंडिया में पिछले 800 सालों में प्रिवेल कर गया हो, 600-700 सालों में जो भी बीता था उस टाइम पर, या फिर जो हिस्टोरिकली इंडियन कल्चर था या हिंदू कल्चर था वो एकदम बिल्कुल सेट हो गया था, उसमें ना तो कोई सुधार हो रहा था ना ही कोई बदलाव हो रहा था, वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ था। इसके विपरीत जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, यूरोपियन सोसाइटी थी, वो एनलाइटेड हो चुकी थी, वहां पर साइंटिफिक आउटलुक को महत्व दिया जाने लगा था, जबकि इंडियन सोसाइटी अभी भी स्टैग्नेंट बनी हुई थी। अब देखिए इसके रिजल्टेंट हुआ ये कि फिर यहाँ पर उनके प्रभाव के तौर पर देखा जाने लगा कि हमें भी कुछ ऐसा बदलाव करना चाहिए कि हम भी साइंटिफिक आउटलुक अवेल कर सकें या इंडियन सोसाइटी में थोड़ी प्रोग्रेसिव बन सके। तो उनकी प्रेजेंस ने यहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया। रिलीजियस और सोशल इल्स जो उस समय इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे, इंडियन सोसाइटी अगर हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो एक विशेष वेब में फंसा हुआ था। रिलीजियस सुपरस्टिशंस और सोशल ऑब्सक्योरेंटिज्म, किसी भी आने वाले डेवलपमेंट का या प्रगति का विरोध करना, जो आडंबर थे, रिचुअल्स थे, उनको बहुत कस के पकड़ के रखना, ये उस समय इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ था। हिंदुइज्म में मैजिक और सुपरस्टिशन, इन्होंने हिंदुइज्म को जकड़ रखा था। प्रीस्टली क्लास था, चाहे वो हिंदुइज्म का हो, इस्लाम का हो, ये सभी प्रीस्टली क्लास जो था उनका लोगों के जीवन पर बहुत ही अनहेल्दी इन्फ्लुएंस था। मतलब एक ऐसा प्रभाव जो पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा और पॉलिथिज्म यानी एक से अधिक देवताओं की पूजा करना, इसने जो प्रीस्टली क्लास था हिंदुइज्म में पार्टिकुलरली उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। स्क्रिप्चुरल जो नॉलेज है उसकी मोनोपोली उस समय जो प्रीस्टली क्लास होता था उसके पास होती थी, वेदों का, पुराणों का, इसकी जानकारी उनके पास है। समटाइम्स किसी अदर सोशल ग्रुप को उसे अवेल करने के लिए अलाउ भी नहीं किया जाता था। इस वजह से वो पूरे रिलीजियस सिस्टम को मिसलीड भी करने लगे थे। वुमेन की जो पोजीशन थी वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी। सोशल कंडीशंस तो जो थी वो थी, इसका सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं पर देखा जा रहा था। छोटी बच्चियां जब जन्म लेती थी तभी उन्हें मार दिया जाता था, मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, अनयूजुअल नहीं माना जाता था। ठीक है लड़की है तो मार दो, ये चलता था। चाइल्ड मैरिज, बच्चे का बचपन में ही विवाह कर दिया जाए, इस सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इल था। पॉलीगेमी यानी कि एक से अधिक महिलाओं से विवाह करना, ये बंगाल में काफी ज्यादा प्रेवलेंट था। जो कुलीन वर्ग हुआ करता था उसमें कई बार तो एक जो ओल्ड मैन है, मतलब जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो भी समटाइम बहुत ही यंगर वाइफ रखा करता था। तो महिलाओं की सिचुएशन इससे लगातार इंडियन सोसाइटी में डिटोरिएट होती चली जा रही थी। कई सारी वुमेन के पास जो मैरिड लाइफ होती थी वो तो नाम मात्र की होती थी, उसका कोई महत्व नहीं होता था, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उन्हें सती कमिट करना पड़ता था। राजा राममोहन रॉय ने इसको मर्डर कहा है हर शास्त्र के मुताबिक कि ये एक हत्या है। अगर कोई महिला सती प्रथा से बचकर निकल जाए और सती होने से इनकार कर दे तो उसे सोसाइटी बाइकआउट करती थी, पूरी लाइफ उसे ह्यूमिलिएट किया जाता था और उसका जीवन मृत्यु से
उसे भी बदतर बना दिया जाता था। इस तरीके से अगर कोई सोशल इल सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फैक्टर इवॉल्व होगा जो ऐसी स्थितियों को बदलने का प्रयास करेगा। कास्ट प्रॉब्लम जो इंडियन सोसाइटी की एवरग्रीन प्रॉब्लम रही है वो उस समय काफी डोमिनेंट थी, जो कि वैसे ये प्रॉब्लम तो अभी भी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम अब नहीं है। इसने सोसाइटी को हायरार्की बांट रखा था, जिसकी वजह से वेरियस ग्रुप्स का सोशल स्टेटस डिसाइड होता था। अच्छा, ये हायरार्की में ऊपर है तो ये ऊपर है, ये ब्राह्मण है तो ऊपर है, ये क्षत्रिय है तो उनके नीचे है, ये शूद्र है तो ये अनटचेबल्स हैं, सोशल स्टेटस में सबसे नीचे है। इस तरीके की हायरार्की को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ा जाता था। जो लैडर था, ये जो जिस लैडर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे नीचे जो जगह दी जाती थी वो थे अनटचेबल्स, जिन्हें आज हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। बाद में ये शेड्यूल कास्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया, उस समय अनटचेबल या अछूत कहा जाता था। अनटचेबल्स कई तरीके की डिसेबिलिटीज रिस्ट्रिक्शंस फेस करते थे, जैसे कि वो किसी सोशल कॉन्टैक्ट में नहीं जा सकते, नदियों से कुओं से पानी नहीं ले सकते, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, सोशल स्क्रिप्चर्स में जो भी बातें कही गई हैं उन्हें रिसाइट नहीं कर सकते। ऐसे कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इंपोज किए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर देखिए कुछ और भी ऑब्स्टेकल्स जो उस समय इमर्ज हो रहे थे, उसकी वजह से धीमे-धीमे इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म हो, ये बातें निकल के आने लगी। लोगों के अंदर फीलिंग होने लगी कि नहीं, ये हमारा देश है और ये बेहतर होना चाहिए। दुनिया में जगह-जगह पे डेमोक्रेसी प्रोपेगेट की जा रही थी, यहाँ पे भी लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे, अच्छा लोग रूल करते हैं, ऐसा भी होता है क्या? तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? जो रिजिड कास्ट सिस्टम था, उसने सोशल मोबिलिटी को रोक रखा था। सोशल मोबिलिटी को रोकने का मतलब ये है कि आप सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकते, लोगों के साथ इक्वल स्टेटस पे बैठ नहीं सकते, जो मैरिज सेरेमनीज हैं, उसमें आप जो कास्ट मोबिलाइजेशन है वो नहीं था, कि मतलब एक कास्ट का व्यक्ति दूसरे कास्ट के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता। वैसे ये रिस्ट्रिक्शंस आज भी रूरल एरियाज में काफी प्रेवलेंट है। अर्बन एरियाज तो धीमे-धीमे इस चीज से कोप अप कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी एविडेंट है। सोशल डिवीजन लगातार बढ़ता जा रहा था और अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता था कि इन चीजों में बदलाव किया जाए, तो वो सफल नहीं हो रहा था। अनटचेबिलिटी का जो ह्यूमिलिएशन था कास्ट सिस्टम में, वो ह्यूमन डिग्निटी को भी मिटिगेट कर रहा था, मतलब उसका भी क्षरण कर रहा था। ये तो मानव सम्मान के खिलाफ है कि आप किसी व्यक्ति को बोले कि नहीं, तुम छुए नहीं जा सकते, तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे घर के सामने बैठ नहीं सकते। इस तरीके की एक्टिविटीज उस समय जो ह्यूमन डिग्निटी को भी हर्ट करती हो, काफी प्रेवलेंट हुआ करती थी। वेस्टर्न कल्चर का धीमे-धीमे अपोजिशन इंडिया में होने लगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऐसा नहीं था कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से इंडिया में सुधार हुए, बल्कि उनकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर सुधार हुए। क्योंकि एक ग्रुप इमर्ज हुआ जो ऐसे कल्चर का विरोध करने लगा। जो कॉलोनियल रूल था, वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो कॉलोनियल कल्चर है या फिर आइडियोलॉजी है, उसे इंडिया में प्रभावी किया जाए, इंडिया में प्रोपोगेट किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन धीमे-धीमे उन्हें कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब यहाँ पर लोग उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसका विरोध करने लगे थे, उनके कल्चर का विरोध करने लगे थे और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया के, उन्हें वापस से पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाने लगे। जो ट्रेडिशनल कल्चर था 19वीं सेंचुरी में, उसे वापस से रीजनरेट किया जाए, ऐसी कोशिशें अब धीरे-धीरे होने लगी थी। इन्हीं वजहों से इंडिया में रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है। जो एनलाइटेंड इंडियंस थे, उनके अंदर अब अवेयरनेस आने लगी थी। जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर है, उसके बारे में उनके पास जानकारी हो गई थी। वो इस चीज़ को समझने लगे थे कि इतना बड़ा देश है इंडिया और एक आइलैंड कंट्री है ब्रिटेन, वो आकर हमारे ऊपर कब्जा जमा के बैठी है। ये तो गलत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो रीजंस को एनालाइज करने लगे थे एंड दे गॉट टू नो कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद फॉरेनर्स हमें कॉलोनाइज कर पाए हैं बिकॉज़ ऑफ आवर ओन वीकनेस। जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें यूनाइट कर ही नहीं रहा है। वो तो हमें तोड़ रहा है अलग-अलग हिस्सों में। कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हम इतने ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं कि हमें आसानी से एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। एंड दैट वाज़ द रीज़न कि हमें कॉलोनाइज कर लिया गया और आज हम सभी लोग गुलामी में हैं, क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे और हमें तोड़ा जा सकना आसान था। जो लास्ट डिकेड 19वीं सेंचुरी में बीतता है, उस दौरान इंडिया में नेशनलिज्म की एक टाइप देखने को मिली और डेमोक्रेसी की भी। अब लोगों को लगने लगा कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी को आना चाहिए, जहाँ पर लोग गवर्नमेंट फॉर्म करें और गवर्नमेंट जो है वो बिल्ड की जाए। लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि ये हमारा देश है, तो इसे हम ही रूल करेंगे, ये बाहर से लोग कहाँ से आ गए हैं? और इसके लिए कई सारे मूवमेंट्स भी देखे जाने लगे और इसी के हिस्से के तौर पे रिफॉर्म मूवमेंट्स भी स्टार्ट होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस आने लगे, जो रिलीजियस आउटलुक था वो भी बदलने लगा। जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुए कई सारे अन्य कारणों से। जैसे नई-नई इकोनॉमिक फोर्सेस इमर्ज हुई। ये देखा जाने लगा कि जो फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर रहे हैं और कई सारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के साथ आए, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडियन वेल्थ किस प्रकार से ब्रिटेन ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो लोगों को समझ में आने लगा कि हमारी इकोनॉमी एक्सप्लॉइट हो रही है। एजुकेशन का धीमे-धीमे स्प्रेड हुआ। ब्रिटिशर्स ने भी एजुकेशन के स्प्रेड को असिस्ट किया फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट। अपने खुद के फायदे के लिए उन्होंने ये काम किया। जो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज थे, वो धीमे-धीमे इंडिया में आने लगे। लिटरेचर्स इंडिया में आने लगे। इंडियंस को अब इंग्लिश की नॉलेज हो गई, तो वो इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ने लगे, जिससे उन्हें वेस्टर्न आइडियाज के बारे में जानकारी मिलने लगी, उनका कल्चर वो समझने लगे। जैसे कि ब्रिटेन में हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये तो वही लोग हैं ना, जो अपने खुद के देश में ऐसे बिहेव करते हैं। वहाँ पर हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करते हैं और वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। वही लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि वो रिफॉर्म करेंगे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर हमारी सोसाइटी स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रांग होगी, तो हम लिबरेट ले पाएंगे वेरियस अदर फील्ड्स में भी। एंड दैट वाज द रीजन, दैट वाज द फैक्टर, जिसकी वजह से इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चीज को यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोशियो कल्चरल रीजनरेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में, नॉट इन 18th, 19वीं सेंचुरी में, वो कॉलोनियल प्रेजेंस की वजह से ओकेशन था, मतलब वो यहाँ थे। उन्होंने इस पूरे रिफॉर्म मूवमेंट को क्रिएट नहीं किया था। क्रिएट तो हमारे ही कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने किया था, लेकिन उनकी प्रेजेंस की वजह से या तो ये इमर्ज हुआ या फिर उनकी वजह से थोड़ा स्ट्रांग हो पाया। जैसे इंडियंस इनिशिएटिव लेते थे, पर्सुएट करते थे ब्रिटिशर्स को और वो उन्हें असिस्ट करके लॉ बना देते थे। तो उनकी प्रेजेंस में रिफॉर्म शुरू हुए, उन्होंने इसे क्रिएट नहीं किया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या-क्या किया गया और कैसे किया गया, ये हमारा दूसरा सब टॉपिक है मेंस पर्सपेक्टिव से, मेंस हिस्ट्री में। शुरुआत करते हैं। महिलाओं की कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर थी 18वीं सेंचुरी में, इवन बहुत पहले से। ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस के बाद तो ये और भी ज्यादा डिटोरिएट होती चली जा रही थी, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। महिलाएं जो थी, उन्हें सोसाइटी में लो स्टेटस दिया जाता था और पुरुषों की तुलना में इंफीरियर या नीचे माना जाता था। दैट वाज, ये बहुत ही पुरानी परंपरा थी। उनकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी और ये व्यवस्था आप आज भी देख सकते हैं लार्जली, कि महिला को पर्सन ए की पत्नी या पर्सन बी की मां के तौर पे जाना जाता है। बहुत रेयर केसेस में एक वुमन की अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है कि ये लेडी है जिसका ये मकान है, ये इनके पति हैं और ये इनके बेटे हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। इंडियन सोसाइटी हाईली पैट्रियार्कल है। वुमन की अपनी इंडिविजुअल रियली कोई आइडेंटिटी होती है। उनकी आइडेंटिटी या तो उनके पति या उनके बेटे के साथ शुरू हो जाती है या उनके फैमिली के किसी अन्य मेल मेंबर के साथ एसोसिएट कर दी जाती है। तो ये प्रॉब्लम उस समय भी बनी हुई थी। ये चीजें तो ऐसी हैं जैसे आप आज की सोसाइटी में भी देख सकते हैं। इनमें सुधार के प्रयास काफी पहले शुरू किए गए थे, लेकिन आज तक हम पूर्ण रूप से सुधार नहीं कर पाए। उनके पास अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का कोई स्कोप नहीं होता था। महिलाएं ये समस्या आज भी फेस करती हैं। कंपैरेटिवली कम हो गया है, सोसाइटी थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है, तो थोड़ी बहुत अनुमति होती है कि हाँ ठीक है, दे कैन डू, लेकिन उस समय तो बिल्कुल स्कोप नहीं होता था। इफ यू आर वुमन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स रेदर आप अपने घर में बैठें और घर के कामकाज देखें। इतने से भी बात नहीं बनती थी, तो कुछ और भी प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से उनकी स्थिति को बिल्कुल डिटोरिएट करके रखा जाता था। पर्दा सिस्टम, वो बिना पर्दा किए
चाहिए, घूंघट के घर के बाहर नहीं आ सकती, बहुत ही अर्ली एज में शादी कर देना, शादी कर देने के बाद तो लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, ग्रो करने का, डेवलप करने का जो समय था वो तो खत्म। और अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल एंड हो जाती है, या तो वो सती हो जाए, चिता पे जलकर मर जाए, या फिर वो एक माइजरी वाली लाइफ जिए, वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। हिंदू हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी में जो वुमेन थी वो इकोनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट थी अपने मेल रिलेटिव के ऊपर, मतलब फैमिली का जो भी मेल मेंबर है, वो उनका इन लॉ हो सकता है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, इन अदर केस बेटे हो सकते हैं, उनके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होती थी और एजुकेशन उनको नहीं दी जाती थी, दैट वाज ट्रू। ऐसी कंडीशन में महिलाओं के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते थे। जो हिंदू महिलाएं थी उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं होते थे, दे कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी, और अगर उनका विवाह हो गया है दे आर नॉट हैप्पी बट दे कैन नॉट टर्मिनेट द मैरिज, शादी हो गई तो हो गई, वो 7 जन्मों का साथ वाला पूरा किस्सा जो मिल गया उसे झेलो। मुस्लिम वुमेन जो है वो प्रॉपर्टी तो इनहेरिट कर सकती थी, लेकिन सिर्फ उतना जितना मेन अवेल कर सकता है उसका आधा, नॉट मोर देन हाफ, और वो भी रेयर था, मतलब ठीक है अलाउ तो किया गया था बट रेयर केसेस में प्रॉपर्टी मिलती थी। डाइवोर्स के केसेस में कोई इक्वलिटी नहीं थी मेन वुमेन के बीच में, मतलब एक व्यक्ति कभी भी 3 बार तलाक प्रोनाउंस करके महिला को अपने जीवन से बाहर कर सकता था, महिलाएं ये नहीं कर सकती थी। तो मतलब महिलाओं की कंडीशन जो उनकी मैरिड लाइफ होती थी उसमें भी ज्यादा परसिक्यूशन से भरी होती थी, दे हैड टू एडजस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, उन्हें अपने जीवन के हर हिस्से पर कॉम्प्रोमाइज करना होता था। पॉलीगैमी प्रेवलेंट थी हिंदूज में भी और मुस्लिम्स में भी, मतलब जो पुरुष है वो एक से अधिक महिलाओं से विवाह कर लेता था, उसमें निश्चित तौर पर कुछ महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाती थी। अब ऐसी कंडीशन में करते क्या कि उनकी स्थिति बेहतर होती, हम उन्हें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दे ही नहीं पा रहे थे, मतलब जो इंडियन सोसाइटी थी उस टाइम पर, इवन सोशल रिफॉर्मर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, क्योंकि उनका जो रोल था वो एक मदर और एक वाइफ के रूप में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, दैट ईदर यू आर मदर और यू आर वाइफ, और आपको उनके जो भी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज हैं उसे प्ले करना है, नॉट मोर देन दैट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। सोशल रिफॉर्मर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस टेंडेंसीज में बदलाव लाया कैसे जाए। उन्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा, वो ये था कि जो रोल सोसाइटी उन्हें एलोकेट किया है, जैसे सोसाइटी ने महिलाओं को एक मदर और एक वुमेन का, एक वाइफ का रोल एलोकेट कर दिया है, और वो उससे ज्यादा उनसे कुछ भी नहीं चाहते, ना तो उन्हें प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ना ही उन्हें जॉब देना चाहते हैं, ना ही उन्हें एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं, कुछ और उनके लिए है ही नहीं सोसाइटी में, सिर्फ इतना कि वो एक माँ और एक वाइफ का रोल प्ले करें, नॉट मोर देन दैट। तो रिफॉर्मर्स को सिर्फ यही समझ में आया कि क्यों ना इसी रास्ते को पकड़ा जाए, उनका जो रोल है एज वाइफ एज मदर उसे ही हम ग्लोरीफाई करें कि अपने इस रोल को प्ले करते वक्त वो कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करती है, सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने महिलाओं की स्थिति में सुधार का जो पहला रास्ता अपनाया वो यही था कि जो सोसाइटी ने उनको रोल एलोकेट किया था एज अ वाइफ एज मदर, उन्होंने उसे ही ग्लोरीफाई करना शुरू किया कि वो घरों में रहकर सारी रिस्पांसिबिलिटीज लेती हैं, अपने पूरे जीवन को कंट्रीब्यूट कर देती हैं, सैक्रिफाइस कर देती हैं फॉर द सेक ऑफ फैमिली, फॉर द सेक ऑफ मेन। तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलना चाहिए, दे नीड लव, दे नीड अफेक्शन, दे नीड अपॉर्चुनिटीज, दे नीड राइट्स। उसके बदले में उन्हें ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो जो रास्ता तैयार किया गया सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, क्योंकि सोसाइटी से बिल्कुल ऑपोजिट लीग से हटकर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने उसी रास्ते को पकड़ा, एज अ वाइफ एज अ वुमन एज अ मदर, जो उनका रोल था उसे ग्लोरीफाई किया और उसके बदले में सोसाइटी से उनके लिए राइटों की मांग करनी शुरू करी, एंड दैट वाज द पाथवे। ये रास्ता निकला जिसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। अब रिफॉर्म्स किस स्तर पर हुई, कैसे हुई, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत की गई दैट वाज एजुकेशन, महिलाओं को एजुकेशन इम्पार्ट नहीं की जाती थी, अनएजुकेटेड वुमेन के लिए वैसे ही सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। तो महिलाओं के एजुकेशन की शुरुआत कैसे होती है, क्रिश्चियन मिशनरीज को 1813 में इंडिया में अलाउ कर दिया गया, बोला आप आइए और जो भी अपनी एक्टिविटीज रन करनी है करिए। तो जब वो इंडिया में आते हैं तो 1819 में यानी कि 1819 में उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया, सेटअप किया, और जेईडी बैथुने ने एक बैथुनी स्कूल को एस्टैब्लिश किया। ये तो एक पहला इनिशिएटिव था जहां पर महिलाओं के संबंध में कुछ किया गया। सेकंडली पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप देखना चाहें तो 1849 में जेईडी बैथुने जी ने बैथुनी स्कूल को एस्टैब्लिश किया। अगर हम बैथुने जी की बात करें तो वो काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता जो हुआ करती थी उसके प्रेसिडेंट थे, मतलब एजुकेशन को लेकर उनके पास एक प्रोमिनेंट प्लेस था, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। ये पहला पावरफुल जो वुमेन के एजुकेशन के लिए जो डिमांड चल रही थी 1840s 1850s में, उसके रिजल्ट के तौर पे ये पहला रिजल्ट हमें देखने को मिला कि बैथुनी स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया जहां पे वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाने लगा। लेटर ऑन एक ग्रेट पर्सनालिटी थे जो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो लगभग 35 गर्ल्स स्कूल से एसोसिएटेड थे बंगाल में, और उन्हें वुमेन एजुकेशन का पायोनियर, प्रणेता भी कहा जाता है, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए, काम किया। तो हमने देखा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी को 1819 में एस्टैब्लिश किया, बैथुनी स्कूल 1849 में आया जेईडी बैथुनी जी के द्वारा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कम से कम 35 स्कूल से एसोसिएटेड थे जो वुमेन को एजुकेशन इंपार्ट कर रहे थे इन बंगाल में। फिर इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा हमारे सामने आता है, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से पुकारते हैं, चार्ल्स वुड जिन्होंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार किया था। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच जिन्होंने डिस्पैच किया डॉक्यूमेंट एजुकेशन के ऊपर, उसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। इसने फीमेल एजुकेशन पर काफी ज्यादा जोर दिया, तो ये भी एक लैंडमार्क साबित हुआ जहां पर ऑफिशियली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा कि नहीं, जरूरी है कि जो इंडिया में वुमेन है उनको एजुकेट किया जाए, देयर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। इस चीज को रिकॉग्नाइज किया वुड्स डिस्पैच ने, और इसके लिए अपनी रिकमेंडेशंस इंपार्ट कर दी। नाउ जो रिफॉर्मर्स थे वो लगातार डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म और इक्वालिटी पर फोकस कर रहे थे। उद्देश्य यही था कि वे साबित कर सकें कि जो वुमेन है उनकी भी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और दे शुड बी ग्रांटेड एन इक्वल पोजीशन टू द मेन। ठीक है, एक मैन जितनी ही इक्वल पोजीशन उन्हें भी ग्रांट की जानी चाहिए। जो डिग्रेडिंग कस्टम्स थे जैसे कि पॉलीगैमी, पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विधवाओं को दोबारा से विवाह ना करने देना, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने को लेकर इन रिफॉर्मर्स ने लगातार प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं को एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज को या स्कूल्स वगैरह को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। गवर्नमेंट को भी परसुएट किया जाने लगा, सरकार को भी कहा जाने लगा कि महिलाओं को भी एजुकेशनल राइट्स ग्रांट किए जाएं, और जो सोशल इल्स हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं आप उनके अगेंस्ट में लॉ लेकर आइए। जो मेडिवल और फ्यूडल एटीट्यूड है जिसने महिलाओं को एक सेकेंडरी सिटीजन बना दिया है उसे छोड़ा जाना चाहिए, और उसके लिए भी नीड सम लॉ। सिंस यू पीपल आर द अथॉरिटी इन इंडिया टू मेक लॉ, तो आप लॉ बनाइए, आप ऐसे लॉज बनाइए जिससे इंडियन सोसाइटी में कुछ सुधार हो सके। अंग्रेजों के ऊपर वैसे प्रेशर रहता था कि हम तो इंडिया को सिविलाइज करने आए, तो उन्होंने ऐसे प्रयास करने शुरू भी किए। सती को अबॉलिश कर दिया गया, दैट वाज अ लैंडमार्क लॉ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। कई सारा सोशल एक एटमॉस्फेयर था, एक सोशल ग्रुप था जो सती के विरुद्ध में तल्खी से बोलने लगा था। पहले लोग ऐसे सोशल कस्टम्स के खिलाफ बोलने से पहले कतराते थे, लेकिन चूंकि अब इंडिया में एक इंटेलिजेंस आ गया था, एक बुद्धिजीवी वर्ग आ गया था जो ऐसे एवल्स के खिलाफ बोलने से हिचक नहीं रहा था। उसके बाद राजा राममोहन रॉय जो समय के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हुआ करते थे, वो तो खुलकर इसके खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने ना केवल खुलकर इसके खिलाफ बोलना शुरू किया बल्कि गवर्नमेंट को परसुएट भी किया कि आप इसे इलीगल डिक्लेयर करिए, और गवर्नमेंट ने सती को इलीगल डिक्लेयर करते हुए एक लॉ बना दिया, इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया।
तो ये एक इंपॉर्टेंट सक्सेस रही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कि सती को लीगली अबॉलिश कर दिया गया। हालांकि उसके काफी लंबे समय तक ये प्रैक्टिस चोरी छुपे चलती रही। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्ची पैदा हो गई है तो जान से मार दो, या तो दूध के टोकरे में डुबो दो, या मुंह में तब तक लड्डू ठूस दो जब तक कि बच्ची की मौत ना हो जाए। ये प्रैक्टिस काफी कॉमन हुआ करती थी, स्पेशली अपर क्लास बंगालीज में और राजपूतों में, जहां पर फीमेल्स को इकोनॉमिक बर्डन माना जाता था। इसके खिलाफ भी गवर्नमेंट बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1804 लेकर आई, जिसमें इन्फेंटिसाइड को मतलब छोटी बच्चियों को मारने को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और ये कहा गया इट इज इक्विवेलेंट टू मर्डर। मतलब जो चार्जेस किसी व्यक्ति की हत्या के लिए लगाए जाएंगे वही चार्जेस लगाए जाएंगे अगर जानकारी मिलती है कि किसी बच्ची को पैदा होते ही मार दिया गया है। आज तो घर में ही मार दिया जाता है। कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, ऑल्दो वी हैव स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट इट। पहले चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो ये पता नहीं कर पाते थे कि घर में बच्ची है या फिर बच्चा है, तो फिर वो वेट करते थे उसके पैदा होने और पैदा होने के बाद मारा जाता था। तो इसी के खिलाफ बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1804 आता है। लेटर ऑन 1870 में एक कानून आता है जहां पर ये कंपलसरी कर दिया गया कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म को रजिस्टर करवाया जाएगा जो भी म्युनिसिपल बॉडीज है वहां पर, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो फीमेल चिल्ड्रन है उनका वेरिफिकेशन होगा गवर्नमेंट की ओर से, लाइक 2 इयर्स लेटर 3 इयर्स लेटर, कि जिस बच्चे ने जन्म लिया था वो जीवित है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रजिस्टर करवाया उसके बाद मार दिया। तो बहुत कुछ सालों के बाद वेरिफिकेशन भी किया जाता था। इस चीज को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा था उन एरियाज में जहां पर लोग चोरी छिपे बच्चियों को जान से मार रहे थे। ये प्रयास किया गया ताकि बच्चियों को या फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोका जा सके, बच्चियों को पैदा होने के बाद जीवित रखा जा सके। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एविल वाज विडो मैरिज। विडो मैरिज को ना होने देना, विडो मैरिज वाज नॉट एन एविल। विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह, इसके लिए वैसे तो ब्राह्मण समाज बहुत ही प्रोमिनेंटली काम कर रहा था कि जो महिलाएं विडो हो गई हैं उनको वापस से उनकी शादी करवा दी जाए। वो इसे लगातार पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेनली अगर आप इंपॉर्टेंट तरीके से कहें तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा दैट वाज ऑफ पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपना बहुत ही की रोल प्ले किया, जो कि संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनके प्रयासों से हिंदू विडोज मैरिज एक्ट ऑफ 1856 आता है। ये जो कानून आता है इसके तहत लीगली जो लीगल सैंक्शन था वो प्रोवाइड करवा दिया गया कि हाँ अब विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सक्सेस रही ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, जहां मैरिजेस को जो विडोज की मैरिजेस हैं उनको लीगलाइज कर दिया गया और उसे लेजिटिमेट बता दिया गया। विद्यासागर जी ने जो वैदिक टेक्स्ट थे उनका भी हवाला दिया। जैसे देखिए जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहां पर विधवाओं के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो ये सारे चोचले उसके बाद आते हैं। तो जो विद्यासागर जी थे वो वैदिक टेक्स्ट को साइट भी करते थे कि देखिए पहले हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, जो विधवा महिलाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती थी, हिंदू रिलीजन इस बात की अनुमति देता है, ये सारे चोचले तो आप बाद में लेकर आए। तो वो इसको लेकर अपने आर्गुमेंट्स देते थे। लेटर ऑन चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करना वाज अ ग्रेट चैलेंज। हम देखते हैं कि एक-एक जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर काम किया जाता है, जैसे कि वुमेन एजुकेशन हमने एक-एक करके इस पर बात की। देन सती को अबॉलिश करना, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना, विडो मैरिज के लिए काम करना, देन चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करना। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 आया जहां पर छोटी बच्चियों के विवाह पर रोक लगाया गया, बट दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द क्रिश्चियंस। वो मुख्य रूप से ईसाइयों के लिए था। ये एक लेजिस्लेटिव एक्शन तो था, लेकिन इसका हिंदू मुस्लिम और जो अदर रिकॉग्नाइज्ड फेथ है उनके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ना था। लेकिन एक नोशन आ गया। नोशन क्या आ गया कि बच्चियों का विवाह नहीं करना चाहिए, या जो छोटे बच्चे हैं उनके विवाह नहीं करना चाहिए, उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, उन्हें बड़ा होने देना चाहिए, उनकी ग्रोथ को आगे बढ़ने देना चाहिए। ये नोशन आ गया था, ठीक है। लेकिन ये कानून चूंकि पार्टिकुलरली हिंदू मुस्लिम से अदर रिलीजन्स के लिए नहीं था तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा। दैट वाज पार्टिकुलरली फॉर द क्रिश्चियंस। लेकिन कुछ लोग थे जो अर्ली मैरिजेस को लेकर काफी ज्यादा प्रयास कर रहे थे कि ये ना हो। इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट पारसी रिफॉर्मर का नाम आता है, नाम था बीएम मालाबारी जी। वो काफी लंबे समय से गवर्नमेंट को परसुएट कर रहे थे कि नहीं ये अर्ली मैरिज काफी खराब चीज है, आप इसके लिए कानून लेकर आओ। तो उनके प्रयासों को रिवॉर्ड किया गया उस समय, और एक कानून आया जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मतलब हम किस उम्र पर सहमति दे रहे हैं विवाह की। ये कानून आता है 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891, जिसने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब किसी भी लड़की का विवाह अगर उसकी उम्र 12 साल से कम है तो नहीं किया जा सकता। आप समझिए कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों की भी शादी होती थी। अभी तो प्रतिबंध केवल 12 साल पे लगाया गया है कि कम से कम 12 साल की तो हो जाए बच्ची। फिर 1930 में आया सारदा एक्ट। सारदा एक्ट में इस उम्र को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसमें यह कहा गया कि जब भी विवाह किया जाए तो लड़की की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। जो पहले 12 साल था उसे बढ़ाकर अब 14 साल कर दिया गया, और ये कहा गया कि लड़के की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो सारदा एक्ट जो 1930 का आया उसमें विवाह की उम्र को बढ़ाकर 18 और 14 कर दिया गया, 18 फॉर बॉयज एंड 14 फॉर गर्ल्स। फिर जब भारत देश आजाद हुआ तो 1978 में कानून आता है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1878, जिसमें यह कहा गया उसके पहले जो उम्र है वो 14 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। तो 15-18 तक चल रहा था। फिर ये किया गया कि नहीं अब जब भी विवाह होगा तो लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो ये लॉ बनाया गया। अब हाल फिलहाल में डिमांड ये भी चल रही है कि लड़की की उम्र को 21 साल किया जाए कम से कम विवाह के लिए। तो ये बदलाव समय समय पर हुए हैं महिलाओं की स्थिति में रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए। अब आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन से वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थे जो वुमेन्स की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सामने है दैट इज भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल ये 1910 में लाया गया एक इंस्टीट्यूशन था। इस महामंडल को तैयार किया गया था सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा। उन्होंने भारत स्त्री महामंडल की जो पहली मीटिंग कन्वीन की थी दैट वाज इन इलाहाबाद, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। द नेम हैज बीन चेंज्ड। तो भारत स्त्री महामंडल की पहली मीटिंग सरला देवी चौधरानी जी ने किया 1910 में। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ फाउंडिंग ईयर फॉर द भारत स्त्री महामंडल। 1910 का देखिए जो समय है ये वो समय है जब पूरी दुनिया में वुमेन राइट की मांग होने लगी थी। तो उसका प्रभाव धीमे धीमे इंडिया में भी देखा जा रहा था। ये फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था जिसे महिलाओं ने ही एस्टैब्लिश किया, सेटअप बाय वुमेन, एक महिला ने एस्टैब्लिश किया। ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल क्लियर था भाई कि महिलाओं में एजुकेशन को प्रमोट करना है, पटा सिस्टम को खत्म करना है, जो उनका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस है पूरे इंडिया में हमें उसे एनहांस करना है। इस चीज के लिए लगातार प्रयासरत था ये पूरा इंस्टीट्यूशन। लेटर ऑन रमाबाई रानडे उन्होंने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया। कब? 1904 में बॉम्बे में। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बाद में आया है, ठीक है, भारत स्त्री महामंडल। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है जिसे किसी महिला ने एस्टैब्लिश किया। अब यहाँ पर जो 1904 में मतलब इसके 6 साल पहले जो ये बना था रमाबाई रानडे जी का लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ये उससे डिफरेंट इसलिए था बिकॉज ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। 1904 में आया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्चुअली में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के तहत ही लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया गया। तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। जबकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे सरला देवी चौधरानी जी की भारत स्त्री महामंडल की, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने आर्य महिला समाज को फाउंड किया महिलाओं के कॉजेस को रेज करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि जो एजुकेशन सिलेबस है वो महिलाओं के जो इश्यूज हैं उनको संज्ञान में लेकर बनाया जाना चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा इंग्लिश एजुकेशन कमीशन को, जो ज्ञापन क्वीन विक्टोरिया
मेडिकल एजुकेशन में बात की जा सके, मतलब मेडिकल की वो चाहती थी कि और अन्य फील्ड्स में भी वुमेन को एजुकेशन में बात की जाए। तो मेडिकल फील्ड में वुमेन एजुकेशन के लिए लेडी डॉक्टर कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। बाद में रमाबाई रानडे जी, जिनके बारे में हमने बात की थी कि उन्होंने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस को एस्टैब्लिश किया था, वो भी यहाँ पर पंडिता रमाबाई सरस्वती जी के इनिशिएटिव में हिस्सा लेती हैं और वो बॉम्बे में आर्य महिला समाज को एस्टैब्लिश करती हैं। जैसे आर्य महिला समाज को पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने एस्टैब्लिश किया प्राइमा फेसिया, और बाद में बॉम्बे में आर्य महिला समाज को रमाबाई रानडे जी ने भी शुरू किया। ठीक है, 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन को एस्टैब्लिश किया गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की नेशनल ब्रांच के तौर पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एक इंटरनेशनल बॉडी थी जो दुनिया भर में महिलाओं के हितों के लिए प्रयास करती थी। तो उसकी एक शाखा के रूप में इंडिया में 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन को एस्टैब्लिश किया गया। महरीबाई टाटा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन और एडवांसमेंट में। देखिए ऑब्जेक्टिव तो वही था कि पर्दा सिस्टम, कास्ट डिफरेंसेस और जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है महिलाओं में, उसे सही किया जाए और सोसाइटी में एक प्रॉपर प्लेस ग्रांट किया जाए। इसके बाद देखिए AIWC यानी कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, एक प्रकार का एनजीओ है, नाउ ये दिल्ली बेस्ड है। इसे फाउंड किया गया था मार्गरेट कजिन्स के द्वारा 1927 में। ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो महिलाओं को डेडिकेटेड था एक इगैलिटेरियन अप्रोच के ऊपर। देखिए जो इगैलिटेरियन अप्रोच है उसमें ये बात की जाती है कि सोसाइटी में हर कोई इक्वल है, तो सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो इगैलिटेरियन अप्रोच को ऑप्ट करके वर्क करने वाला ये पहला ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर हमने कई सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर ली है जो महिलाओं को डेडिकेटेड होकर काम करते रहे हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।